हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले अपन को रेस्पिरेशन समझना होगा। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? ए प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड टिपिकली विद द इंटेक्ट ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। मतलब कि क्या है, अपन ने प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए फूड का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या ऊर्जा प्रदान करता है। क्या अपन पहले फूड के रूप में अपन क्या ग्लूकोज का यूज करते हैं, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल हाइड्रो H2O के बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके बाद फिर क्या अपना मतलब पूरे भोज्य पदार्थ की ऑक्सीडेशन की इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसेस लंग्स के द्वारा होता है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में O2 का ब्लड में मिलना होता है। यानी अब इस प्रोसेस पूरी क्या होगी, अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। तो ठीक है, तो इस सिस्टम के अंतर्गत वह कौन कौन से सिस्टम आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, नॉस, या दूसरा क्या आता है, फेरिंग्स, तीसरा आता है लैरिंग्स, और फिर आता है ट्रैकिया और ब्रोंकाई और लंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, नसल पैसेज या नसल कैविटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। नसल पैसेज और नसल कैविटी क्या होती है। नसल पैसेज और नसल कैविटी के द्वारा ही हमारी बॉडी में क्या होता है, एयर एंटर होती है। अपन जब सांस लेते हैं, एयर कहाँ से एंटर होती है, अपन नसल कैविटी के द्वारा या नसल पैसेज के द्वारा अब क्या अपनी नसल कैविटी के द्वारा एयर एंटर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नसल पैसेज में ही म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या होती है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसमें नसल कैविटी में। ठीक है, जो क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन हाफ लीटर पर डे, यानी हाफ लीटर पर डे क्या म्यूकस को सीक्रेट करती है। तो म्यूकस ही शरीर में धूल कण, बैक्टीरिया, भय, माइक्रोवेव्स को क्या शरीर में एंटर होने से क्या रोकता है। म्यूकस का क्या हुई जगह, मतलब कि ये एंटर होने से रोकता है। ठीक है, सेकंड क्या है अपना, सेकंड है अपने इसके बाद नसल पैसेज के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स अपने मतलब कि नसल कैविटी से कनेक्ट, मतलब कि नसल कैविटी फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स नसल पैसेज के नीचे होता है। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। क्या होता है, ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का दोनों का क्या होता है, पार्ट होता है। तो इसमें मतलब फेरिंग्स एक ऐसा अकेला पोर्शन होता है जहाँ एयर तथा फूड दोनों आते हैं, और इसके बाद एयर तथा फूड के दोनों पाइप का अलग हो जाते हैं। ये अपना क्या होगा, ओरल कैविटी से होती है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ से नसल कैविटी से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यानी दोनों पाइप क्या होंगे, एक साथ आएंगे, मतलब कि दोनों, और फिर अलग हो जाएंगे। फेरिंग्स में दोनों पाइप अलग अलग हो जाते हैं। लैरिंग्स, फिर इसके बाद क्या आएगा, लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, फिर आएगा अपना फेरिंग्स, लैरिंग्स आएगा, सॉरी फेरिंग्स के बाद क्या आएगा अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स को अपन क्या बोल सकते हैं, लैरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं, यानी कि ये पहले तो ये कहाँ से, लैरिंग्स कहाँ से कनेक्ट होगा, ऊपर फेरिंग्स के साथ कनेक्ट, फेरिंग्स और तथा ट्रैकिया से कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में क्या पाया जाता है, जो अपना लैरिंग्स पाया जाता है। तो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड, ये अपना वोकल कॉर्ड है। ये लैरिंग्स के अंदर क्या वोकल कॉर्ड होता है। जब इस वोकल कॉर्ड के ऊपर से एयर फ्लो तेज होता है, ये अपना यहाँ से जो एयर फ्लो होगी तेज, यहाँ से वोकल कॉर्ड के ऊपर से जब एयर फ्लो होती है ना वोकल कॉर्ड से, तो एक हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड क्या होता है, मतलब कि एक साउंड हाइब्रिड के द्वारा अपने बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड के ऊपर से जब एयर तेज फ्लो होता है तो यह क्या हाइब्रिड करने लगता है, और इस हाइब्रिड
इससे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इस हाई वाइब्रेट के कारण क्या क्या ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। तो लैरिंक्स के प्रवेश द्वार पर क्या एक पतली लीफ के समान क्या होता है, बल्ब होता है। क्या हैगा ये बल्ब, क्या हैगा, एपिग्लोटिस। ये पत्ती के समान क्या हैगा, ये अपना एपिग्लोटिस है। जिसे क्या बोलते हैं, मतलब कि ये पत्ती के समान लीफ के समान होता है, जो एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब भी कुछ अपन निगलते हैं या खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस ट्रैकिया द्वार को बंद कर देता है। ये पूरी क्या है, ये ट्रैकिया द्वार है अपना पूरा। तो जब भी अपन कुछ निगलते हैं ये या फिर खाते हैं तो इसको क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या हो जाता, ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिससे फूड ट्रैकिया के में इंटर नहीं कर पाता है। तो फिर आगे क्या आएगा, सेकंड पार्ट क्या आएगा अपना, लैरिंक्स के बाद फिर अपना क्या आएगा, ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया को कैसे समझेंगे अपन, ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया लैरिंक्स से आगे चलकर जो थोरेसिक कैविटी में इंटर करता है। ट्रैकिया आगे चलकर क्या कहाँ पे एंटर कर रहा है, थोरेसिक कैविटी में एंटर कर रहा है, ठीक है, कर जाती है। थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, चेस्ट कैविटी, मतलब चेस्ट का जो टोटल स्पेस होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी जैसे ही थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है, मतलब कि जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया जैसे ही थोरेसिक कैविटी में एंटर करता है तो ये क्या 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, या ठीक है, कितनी ब्रांच में बढ़ जाता है ये ट्रैकिया, थोरेसिक कैविटी एंटर करने के बाद क्या 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाई मतलब कि फिर से एक बार डिवाइड होता है, फिर इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर आगे चल के ये फिर से डिवाइड हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ऐसे ही डिवाइड होता चला जाएगा, उसको पूरे को क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है, अपना लेफ्ट ब्रोंकाई केवल दो ब्रांच में डिवाइड होता है। लेफ्ट अपना ब्रोंकाई है ना, वो सिर्फ 2 भागों में डिवाइड होता है। जैसे कि देखो ये अपना, एक मिनट रुकना, अपना ये क्या हैगा, अपना ब्रोंकाई है ना, ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड होकर क्या बनाएगा, 2 भाग, मतलब कि लेफ्ट साइड 2 भागों में डिवाइड, 2 लूप का निर्माण करेगा लेफ्ट साइड। उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर लूप और सुपीरियर लूप, यानी नीचे के भाग को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर लूप, और ऊपर के भाग को क्या बोलेंगे, सुपीरियर लूप। और ऐसे ही राइट साइड में कितने में डिवाइड होगा, 3 पार्टों में डिवाइड होगा, यानी उसके 3 लूप होंगे। राइट साइड के लंग्स के कितने लूप होंगे, 3 लूप्स होंगे। तो उसमें क्या होगा, सुपीरियर लूप, इन्फीरियर लूप और मिडिल लूप, ठीक है। इसके बाद अपना क्या आ गया, अपना जे। ऐसे ही ये ट्रैकिया की कुल लंबाई कितनी होती है, ये अपना पहले समझ लो। ये ट्रैकिया की कुल लंबाई अपनी कितनी होती है, ट्रैकिया की कुल लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर। ट्रैकिया को बोल पर ये सी शेप के ये कार्टिलेज के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 16 से 20 तक होती है। ये सी शेप के बने होते हैं और कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम क्या होता है, ट्रैकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का काम होता है, ठीक है। समझ में आया। अब आगे क्या चलेंगे अपन, यहाँ पे लंग्स, रेस्पिरेटरी लंग्स समझेंगे, ठीक है। ट्रैकिया के बाद फिर आ गया अपना लंग्स। मनुष्य में क्या कितने 1 पेयर्स लंग्स पाए जाते हैं, इससे समझो ये कितने 1 पेयर्स लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये अपनी थोरेसिक कैविटी है। इस पूरे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलेंगे, ठीक है। इस मतलब कि थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, थोरेसिक कैविटी मतलब कि वो जो चेस्ट कैविटी होती है ना, उसी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। लंग्स की चारों ओर पाई जाने वाली जो एक मेम्ब्रेन होती है, ये लंग्स से अपने चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। क्या करती है ये प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वही फिर 2 पार्ट में डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाता है, फिर डिवाइड होती है तो फिर प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाता है, और फिर डिवाइड होता है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, और पुनः डिवाइड होकर एक मतलब कि ऐसे डिवाइड होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल कहा जाता है। ऐसे ही ब्रोंक्यूल के अंत में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर अपने जी क्या आएंगे, एल्बुलाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एल्बुलाई, जो क्या करता है,
मतलब एयर का एक्सचेंज करता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि ये अपन जैसे कि नाक से अपन सांस लेते हैं तो एयर अपने मतलब अंदर जाती है, ठीक है। तो यही एयर कहाँ से एल्बुलाई में पहुंचती है। एल्बुलाई से ये O2 एब्जॉर्ब मतलब कि ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं, और ब्लड वेसल्स से फिर ब्लड मतलब पूरी बॉडी से अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फिर वापस कूपिका से होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। लंग्स से होते हुए नस पे बाहर निकल जाती है, ठीक है। और अपन O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, एंटर करता है। मतलब कि क्या होता है, ब्रोंकियल के अंत में एक सैक लाइक स्टर होता है जिसे क्या बोलते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। और इसी एल्वुलाई गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब CO2 साइड से बाहर निकलना और O2 ब्लड में मिलना, ठीक है। एल्वुलाई में प्रेजेंट O2 का प्रेशर मतलब कि ये है अपनी ये ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स काय से कनेक्ट होंगी, ये एल्वुलाई से कनेक्ट होंगी। तो एक प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है, मतलब एक एल्वुलाई में O2 का प्रेशर होता है 104 डिग्री mm/Hz होता है। मतलब एल्वुलाई के अंदर O2 का प्रेशर कितना होता है, 104 डिग्री mm/Hz होता है, ठीक है। और जेई ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड वेसल्स में कितना होता है, 40 mm/Hz होता है। क्या होता है, 40 mm/Hz, यानी 14 mm/Hz। तो मतलब कि अपना जो 104 mm/Hz से 40 mm मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर ही ऑक्सीजन जाएगी। तो अपनी क्या अपन जैसे ही मतलब कि एयर लेते हैं तो उसका प्रेशर वहाँ पे एल्वुलाई में 104 होता है, और अपनी ब्लड वेसल्स में कितना होता है, 40 होता है। तो वो 104 से 40 मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर ही जाएगी ऑक्सीजन। तो अपनी एल्वुलाई से ऑक्सीजन निकल के कहाँ पे चली जाएगी, अपनी ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। और फिर वहाँ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वुलाई में जाएगी। अब जैसे ही अपना ऑक्सीजन का प्रेशर रहता है, वैसे ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक प्रेशर होता है। तो एल्वुलाई में अपना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना रहता है, 40 mm/Hz रहता है। और ठीक है, सॉरी एल्वुलाई में अपना प्रेशर कितना रहता है, एल्वुलाई में अपना प्रेशर कितना रहता है, 40 रहता है, 14 mm/Hz रहता है। और इसके बाद अपने ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज मतलब कि उसका प्रेशर कितना रहता है, तो 45 mm/Hz होता है। तो अपना ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है और एल्वुलाई में कम है। तो ब्लड वेसल से अपनी जो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, एल्वुलाई में जाएगी। तो अपनी बॉडी से जो बेस्ट रहता कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर आगे अपना क्या आएगा, समझ में आया क्या। तो अपना ये पूरा क्या हो गया, अपने ये पूरी कंप्लीट हो गई। कहाँ से कहाँ यार एंटर होती है, क्या मतलब कि नहीं होती है, उसके लिए अपन अब इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस और अंदर डीप में जाएंगे तो फिर कितना रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का शरीर में परिवहन, और इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें अपना क्या रहेगा, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या आएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच, मतलब कि अपन जो सांस लेते हैं और वातावरण से अपनी बॉडी में जो O2 का आना और अपनी बॉडी से फिर एनवायरनमेंट में CO2 का जाना, ये क्या कहलाता है, पूरी इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होती है, एक O2 का शरीर में अंदर आना जिन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, इन्स्पिरेशन कहते हैं, तथा दूसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाना, इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब एनवायरनमेंट से हमारे शरीर में कितनी नाइट्रोजन आती है, 78.009% आती है। जब हम सांस लेंगे तो अपने बॉडी के अंदर कितना N2 की मात्रा कितनी होगी, 78.09% होगी, ठीक है, 09% होगी। और उसमें O2 की मात्रा कितनी होगी,
O2 की मात्रा अपनी कितनी होगी, O2 की मात्रा 21% होगी, ठीक है। पर O2 की मात्रा 21% होगी, वैसे ही CO2 की मात्रा भी कितनी होगी, CO2 की मात्रा भी अपन कितनी अंदर लेंगे, 0.03% लेंगे, ठीक है। 0.03% अपन CO2 लेंगे, ठीक है। फिर लंग्स तक ये CO2 कहाँ तक, लंग्स तक पहुँचता है, मतलब कि अपन एनवायरनमेंट से इतना परसेंट अपन ने पूरे ले लिया, ठीक है। तथा जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या क्या रहेगा, नाइट्रोजन का कितना परसेंट अपन बाहर निकालेंगे, सांस छोड़ते हैं जब, तो 78.09%, यानी अपन ने जितने नाइट्रोजन ली उतनी अपन ने बाहर छोड़ दी, ठीक है। और ऐसे ही O2 कितनी छोड़ेंगे अपन बाहर, O2 अपन कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, O2 अपन छोड़ रहे हैं 17%, यानी 21% ली और 17% अपन ने छोड़ दी, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपन कितनी छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपन कितनी छोड़ रहे हैं, ये देखो सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड अपन कितनी छोड़ रहे हैं, 4%, अपन ने 0.03% ली और 4% अपन ने छोड़ दी, तो हमारे लंग्स से अब बाहर निकलते हैं, मतलब नाइट्रोजन का कोई चेंज नहीं होता, जैसे ही जितना हमारी नाइट्रोजन हमारे शरीर में एंटर करती है उतनी ही बाहर निकलती है। मतलब सांस के द्वारा लगभग 400 ml वाटर प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। कितना निकलता है, एक बात याद रखते हैं कि वह सांस के दौरान लगभग 400 ml, ठीक है, 400 ml कितना वाटर प्रतिदिन बाहर शरीर से निकलता है। तो सेकंड अपना क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों का शरीर में परिवहन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का लंग्स से शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स तक पुनः वापस आना, यानी अपनी पूरी बॉडी है ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर और कहाँ तक, लंग्स तक आना और लंग्स से फिर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजना, ये पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोल सकते हैं, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं, ठीक है, कहते हैं शरीर में गैसों का, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। O2 तथा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में सर्कुलेशन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सर्कुलेशन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जैसे कि अपना O2 ये अपना क्या O2 प्लस हीमोग्लोबिन से क्रिया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाती है, अपनी क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, HbO2 बनाती है। तो किसके रूप में, अपन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जब अपनी बॉडी में जहाँ से एल्वुलाई से अपन ने ऑक्सीजन ले ली, वो ब्लड के साथ मिक्स है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना रही है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, ठीक है। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुँचता है तो ये ऑक्सीजन वह हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, किस में टूट जाता है, अब ये अपनी बॉडी में पहुँच गई, मान लो ये अपनी बॉडी में पहुँच गई, ठीक है। अपने बॉडी में पहुंचने के बाद ये किस में, ऐसी Hb यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच रहा है अपनी बॉडी में, फिर अपनी बॉडी में जाके क्या, ऑक्सीजन जहाँ पे अपनी सेल को रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर से हीमोग्लोबिन में टूट जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन में टूट जाएगी, ठीक है, Hb, ठीक है, Hb में टूट जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ऑक्सी जो अपना हीमोग्लोबिन है HbO2 अपना क्या है, HbO2 है, HbO2 वो किस में टूट रहा है, जाकर O2 और प्लस Hb, यानी अलग अलग होके जहाँ पे अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो CO2 का ट्रांसपोर्टर सेल्स से लंग्स तक 3 प्रकार से होता है। ऐसे ही अपन जो CO2 रहती है, अब CO2 मतलब कि कैसे, मतलब 3 प्रकार से अपन सेल्स से लंग तक 3 प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका। कैसे होता है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा अपना कितना होगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा अपना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कितने परसेंट होगा, 10 से लेके 23% तक क्या होगा अपना हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर दूसरे किससे होगा, प्लाज्मा के द्वारा।
प्लाज्मा के द्वारा कितने परसेंट ट्रांसपोर्टेशन होगा? 7% ट्रांसपोर्ट होगा। और तीसरा किसके होगा? बाइकार्बोनेट के द्वारा। बाइकार्बोनेट के द्वारा कितने परसेंट होगा? बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% होगा। ठीक है, फिर ठीक है, इसमें सोडियम तथा पोटेशियम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्या है अपना? इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन। इसमें अपन क्या कह सकते हैं? भोजन फूड के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? CO2। क्या भोजन के डाइजेशन के बाद अपन को क्या मिलता है? 6H12O6 क्या मिलता है? ये ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज डाइजेशन के बाद ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड की सहायता से कहाँ? सेल्स तक पहुंच जाता है। ब्लड की किसकी सहायता से पहुंचेगा? अब अपनी ये ग्लूकोज अपन को डाइजेशन के बाद मिल गया, फिर ये ग्लूकोज अपनी ब्लड में घुल जाएगा और पूरी ब्लड में घुलकर पूरी बॉडी को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का सेल्स में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद में CO2 H2 तथा एनर्जी मिलती है। वही अपनी पुरानी जो रिएक्शन हमने बताई थी वो वाली है। मतलब कि जहाँ पे अपन क्या हो रहा है? C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज काय में टूट रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना क्या +6O2 की प्रेजेंस में क्या बना रहा है? अब ये क्या बनाएगा? 6CO2 + 6H2O और एनर्जी ATP के रूप में एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ATP के रूप में एनर्जी प्रोवाइड। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। यानी अपना जो डाइजेशन के बाद जो अपना ग्लूकोज मिलता है, वही ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो आगे का पार्ट और अच्छा और इससे भी आगे जो अपनी डिटेल्स में है, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, जो सब समझना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।